press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज हमारे साथ दो ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ अनिल यादव हैं जो कि साहित्यकार हैं और पत्रकार भी हैं। स्वागत है अनिल आपका। धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ प्रकाश केरे हैं। प्रकाश केरे प्रभात खबर अखबार के ब्यूरो चीफ हैं दिल्ली के। प्रकाश, आपका भी स्वागत है। हम आज के जो विषय हैं उनकी चर्चा करें इससे पहले दो छोटे से अनाउंसमेंट हैं जो आपसे पहले हम करना चाहेंगे। पहला अनाउंसमेंट तो एनएल सेना इलेक्शन प्रोजेक्ट से जुड़ा है। आप लोगों को पता ही है कि दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उससे अभी हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि हम अपने जो हमारा लक्ष्य है एनएल सेना का उसको हम जल्दी जल्दी पूरा कर पाएँ। आप पेपॉल के ज़रिए अपना योगदान दे सकते हैं। हमारी पेपॉल आईडी है prashant@newslaundry.com। हमारा जो दूसरा अनाउंसमेंट है वो एक खुशखबरी है। न्यूज़ लॉन्ड्री की कॉमिक बुक अमार बारी तुम्हार बारी नक्सल बारी का नया संस्करण आ चुका है। इसे आप contact@newslaundry.com पर मेल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना पता और मोबाइल नंबर हमें भेजें, इसके ज़रिए आप इसे खरीद सकते हैं। इस हफ्ते जिन विषयों पर हम बात करेंगे उनमें उनके बारे में मैं जल्दी से आपको सरसरी तौर पर बता दूं। एक तो जेट एयरवेज़ ने की जो गतिविधियाँ थी वो थम गई हैं। अब जेट एयरवेज़ आगे से काम नहीं करेगा। हालांकि कंपनी का कहना है कि अस्थायी तौर पर सेवाएं रोकी गई हैं, लेकिन इसके शुरू होने में जो अड़चनें हैं उसको देखते हुए लगता नहीं कि हाल फिलहाल में ये फिर से शुरू होने की कोई उम्मीद है जेट एयरवेज़ की। इसके अलावा पुणे के रहने वाले एक मुस्लिम कपल ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आज्ञा मांगी है कि मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश करने और वहाँ पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कुछ सेक्ट हैं मुस्लिमों के जिसमें मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट से इसमें हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। इसके अलावा विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को लंदन में जो इक्वेडोर की एम्बेसी थी वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा चुनावी जो चर्चा है वो फिर से एक महत्वपूर्ण मुकाम पर है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दिया है, अपना उम्मीदवार बनाया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर मालेगांव में जो बम धमाका हुआ था साल 2008 में, उसमें वो मुख्य आरोपी थी और इस मामले में वो अभी जमानत पर हैं। तो इस मामले में ही बात करेंगे। इसके अलावा एक एडीआर की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक बहुजन समाज पार्टी का जो बैंक बैलेंस है वो देश में सबसे ज़्यादा है। करीब 650 करोड़ रुपए का नगद बैंक बैलेंस उनके पास है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कुछ नेताओं के ऊपर कार्रवाई की है, जिसमें मेनका गांधी हैं, आज़म खान हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, मायावती हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के लिए। तो इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। मुझे लगता है सबसे पहले जो चुनाव का से जुड़ी चर्चा है वो उस पर बात करनी चाहिए। एक तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाए जाने का जो मामला है भोपाल से, सबको पता है कि एक जिस तरह की उनकी छवि रही है, जिस तरह के उनके ऊपर आरोप हैं, उसके बाद ऐसे किसी आदमी को उम्मीदवार बनाए जाने के 1 2 3 मकसद होते हैं कि एक काउंटर पोलराइजेशन होगा और एक जीत की जो संभावनाएं होती हैं ऐसे में बढ़ जाती हैं। लेकिन भोपाल की जो सीट है वो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुरक्षित सीट रही है 30 सालों से। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ऐसे किसी उम्मीदवार के ऊपर दांव लगाने के मकसद क्या समझ में आते हैं प्रकाश आपको? उनको खड़ा करने का जो मकसद है उस पर बात करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो भी टेक्निकल या उसके लीगल पहलू हों उनके कैंडिडेचर को लेके, लेकिन एक समय जब आप हेल्थ के ग्राउंड पे जब लालू प्रसाद जमानत मांगते हैं तो उनकी जमानत खारिज कर दी जाती है, और आप हेल्थ के ग्राउंड पर एक व्यक्ति को बाहर जमानत पे छोड़ा गया है, जो कि खुद वो जमानत ही अपने आप में एक सवालिया मामला है। क्योंकि आप जमानत में भी, हालांकि मैं मानता हूं कि जमानत जो है वो एक्यूज्ड का राइट है, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे कि उसके ऊपर चार्जेस कैसे हैं, आरोप किस तरीके के हैं, और क्या उसको छोड़ना जो है वो केस को उस पर इम्पैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसी के साथ दूसरा मामला है हार्दिक पटेल का। हार्दिक पटेल को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई।
तो प्रज्ञा ठाकुर के मामले में तो ये एक बड़ा सवाल है और इसमें चुनाव आयोग पर भी सवाल है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब कानूनी पहलुओं पे बहस होगी और कभी कुछ लिखा पढ़ा जाएगा, उसका एनालिसिस होगा, तो मैं समझता हूँ कि अदालतों को भी इसमें क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है। अब आते हैं कि ऐसा क्या है, जैसा आपने बताया कि जब वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी सीट है और भारतीय जनता पार्टी के पास एक मौका था कि जब वो अभी उसने राज्य सरकार हारी है जी, तो वो वहाँ पे अपने किसी भी कद्दावर नेता, अगर आपकी सीट रही है वो 30 साल से और वो राज्य की राजधानी है, देश के बड़े शहरों में से है और उसका एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक उसकी पृष्ठभूमि रही है उस शहर की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी के अपने उनके पेशेवर लीडर्स और उनके सीनियर एक्टिविस्ट, अनुभवी एक्टिविस्ट या इवन उभरते हुए युवा चेहरे नहीं होंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि प्रज्ञा ठाकुर जैसे कैंडिडेट को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने 2 तरीके के मैसेज देने की कोशिश की है। एक तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लगातार जो रेडिकलाइजेशन हुआ है पिछले 6-7 सालों में, तो उसका एक पड़ाव ये है। आपने इन्हीं 5-7 सालों में देखा कि किस तरीके से जिनको आमतौर पे बातचीत की सहूलियत के लिए, और उसमें उदारवादी खेमा भी शामिल है जिसको फ्रिंज कहता है, लेकिन वो लार्जर हिंदुत्व का जो नैरेटिव है और उसका जो पॉलिटिकल तंबू कनात गड़ा हुआ है उसी का एक हिस्सा, बल्कि अहम हिस्सा, और आज से नहीं है, वो 100-125 सालों से है। मुझे लगता है कि उस फ्रिंज को बाकायदा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस कैंडिडेचर के माध्यम से एक तरीके से वो घोषणा भी कर रहा है, वो अपने काडर को भी और अपने विरोधी खेमे को भी वो अब साफ साफ मैसेज भी दे रहा है कि अब हम उस मुकाम पे खड़े हैं जहां पर्देदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें है नहीं। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि उनके कैंडिडेचर को ऐसे देखना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस ने जिस तरीके का कैंडिडेट खड़ा किया है, एक सीनियर लीडर को खड़ा किया, वो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के देश राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, और ऐसा रुझानों पर ऐसा आ रहा है कि उनकी जीत लगभग सुनिश्चित है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी हार की स्वीकारोक्ति भी इसमें कर रही है और प्रज्ञा ठाकुर के कैंडिडेटर के माध्यम से वो राज्य में और देश में जो वो ध्रुवीकरण लगातार करने की कोशिश की है इस चुनाव में, खासकर अब इस चुनाव में साफ साफ ये दिख रहा है कि हिंदुत्व ही मुद्दा है, विकास और भ्रष्टाचार, अपराध, सुशासन, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस कड़ी में भी उन्होंने इस कैंडिडेचर को डाला है। ठीक बात। अपने मतलब श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि भोपाल की जो सीट है उस पर कांग्रेस ने वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मैदान में खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रक्रिया जो शुरू की थी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही, मुझे लगता है कि ये उस प्रक्रिया का एक एक्सट्रीम पॉइंट और है, लेकिन ये इसके भी आगे कहाँ रुकेगी बात, यहाँ ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा ये संदेश साफ है कि जब चुनावी हार जीत का मसला हो तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, संवैधानिक मूल्य, इन सब चीज़ों जो आदर्शवादी जो बातें हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत खास फर्क पड़ता नहीं। विशेषकर प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मामले में देखा जाए तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर केवल मालेगांव ब्लास्ट में ही आरोपी नहीं, इसके अलावा सुनील जोशी मर्डर केस में भी सह-अभियुक्त हैं। इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो धमाका हुआ उसमें भी सह-अभियुक्त रही हैं। तो इतने तमाम आरोपों से घिरे आदमी को, और एक दूसरी चीज़ है जो कि भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी, जो उसका पाखंड है, उस पर ये बहुत इनकी उम्मीदवारी रोशनी डालती है, जिस पर मैं अनिल से चाहूँगा कि थोड़ा अपनी बात रखें। पूरे इस चुनाव के अभियान का जो दायरा है वो आतंकवाद, पाकिस्तान और इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री खुद वोट मांग चुके हैं कि क्या आप अपना पहला वोट आतंकवाद के नाम पर देंगे, इसके नाम पर देंगे, पुलवामा के नाम पे देंगे। वो भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के एक आरोपी को टिकट देती है। तो ये जो हिपोक्रेसी है भारतीय जनता पार्टी की, या केवल और केवल आतंकवाद को एक धर्म विशेष से ही जोड़ने की जो प्रवृत्ति है, उसके ऊपर क्या कौन सी कुछ टिप्पणी करती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कैंडिडेट से ज़्यादा खुद एक मुद्दा है। जैसे ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कैंडिडेट बनाया गया, एक नए तरह का डिस्कोर्स शुरू हुआ। वो सीधे सीधे उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया कि, और पहले कहा कि ये धर्मयुद्ध है, और दूसरी तरफ अपने ऊपर जो ATS ने, जो पुलिस ने उनके साथ पूछताछ में जो कुछ किया होगा उसकी अतिरंजित और अत्याचार की कहानियां बतानी शुरू की।
तो आप देखेंगे कि जब ये तय हो गया कि इस साल चुनाव में जाना है, तो सबसे पहले नारा आया सबका साथ सबका विकास। नहीं चला, उस नारे का मजाक बना। फिर उसके बाद नया नारा आया मोदी है तो मुमकिन है, वो भी नहीं चला, मजाक का शिकार हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि राम मंदिर के लिए शुरू हुआ पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन के लिए कोशिशें शुरू हुई कुंभ में, और उससे पहले यात्राएं निकाली गईं। उससे पहले लाल किले पे यज्ञ हुआ जिसमें पता नहीं कहाँ से मिट्टी लाई गई थी, क्या लाया गया था, तो अब वो भी नहीं चला। फिर उसके बाद मैं भी चौकीदार का आया। तो लगातार बीजेपी ट्रायल एंड एरर करती हुई गोल पोस्ट चेंज कर रही है और एक उग्र उसकी तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ एक गंभीर फ़र्क है जिसको गौर करना चाहिए कि ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी किसी साधु को या साध्वी को टिकट दे रही है। राम मंदिर आंदोलन के बाद उससे जुड़े हुए बहुत सारे राम मंदिर न्यास से जुड़े हुए बहुत सारे साधु संतों को, साध्वियों को टिकट दिया गया था। लेकिन एक खास बात आप देखेंगे कि ये जो साध्वियाँ थीं, खासतौर से 2 साध्वियाँ, उमा भारती और ऋतंबरा, ये सिर्फ उस समय भाषण देते थे, इनके कैसेट बिकते थे। ये किसी बाई एक्शन, ये ठीक है बाबरी मस्जिद गिराने के काम में शामिल थे, लेकिन ये किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने का इन पे आरोप नहीं था, न शामिल थे। लेकिन अब पहली बार एक ऐसी साध्वी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है जिसके ऊपर सीधे सीधे कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की, लॉजिस्टिक्स मुहैया कराने की मददगार होने के आरोप हैं। अच्छा, तो ये साफ साफ बताता है कि जिन लोकतांत्रिक मूल्यों पे, जिस बुनियाद पे, जिन वादों पे, जिन इरादों पे सरकार बनती है, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विमुख हो चुकी है। और उसको पूरी तरह से किसी तरह से इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करके लड़ने का उसने वो कर लिया। आज एक और बड़ी दिलचस्प वाकया हुआ साध्वी के साथ। उन्होंने अपना मतलब कोई चुनावी रैली भाषण ही दे रही थी, वहाँ पर उन्होंने अपने साथ हुई घटना को अत्याचार तो बताया ही, साथ में उन्होंने जो हेमंत करकरे हैं जो कि 26/11 के मुंबई के आतंकवादी हमले में मारे गए थे, और वही बेसिकली ATS के चीफ थे जिन्होंने इसकी चार्जशीट या और इसमें मामला दर्ज किया था उनका। उन्होंने बहुत इन डेप्थ जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन की थी, उसके बाद ये सारा मामला सामने आया था। मालेगांव, अजमेर और ये समझौता ब्लास्ट से भी जुड़े मामले, और ये सबके सूत्र आपस में उन्होंने ही जोड़े थे। अब साध्वी ने आज कहा है कि मैंने तो उस आदमी से पहले ही कह दिया था कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिलेगी, और 1.5 महीने के अंदर में उसका बुरा जो असर हुआ उनकी मौत हो गई। अब एक आदमी जिसके मतलब साध्वी या जो भी है उसका एक अपना एक लिमिटेड वर्ल्ड व्यू है, बहुत उसमें किसी तरह के बहुत लिबरल या बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव चीज़ों को देखने का नहीं है। वो आदमी अपने व्यक्तिगत उसमें इस चीज़ को भी नहीं देख पाता कि जिसकी जान गई है वो किस लिए गई है। जिस भारत की, जिस एक अखंड भारत की कल्पना करते हैं, जिसके सुरक्षा के नाम पे आज मोदी जी हर मंच, हर रैली से वोट मांगते हैं, वो आदमी उसी भारत के लिए मारा गया है। लेकिन ये जो पूरी की पूरी कहानी है, तो ऐसे लोगों से कि चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन जाने के बाद किस तरह की उम्मीद की ये वही काम फिर से नहीं करेंगे जो काम आते ही योगी आदित्यनाथ ने किया कि सबसे पहले अपने ही मामले उसने हटवाने का काम किया। बिल्कुल। तो ये एकदम उस प्रक्रिया में अब मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ कि जिस तरह की स्थिति है इसमें 10-10, 20-20 साल जेलों में निर्दोष रहे तमाम युवा, मुसलमान युवा हैं जो कि घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी इनमें से किसी भी युवा को आज की तारीख में अगर टिकट दे दे तो क्या आलम होगा, इसकी कल्पना मतलब मैं आप लोगों ने भी देखा होगा उत्तर प्रदेश में, बिहार में ऐसे तमाम लड़के हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि बाकी पार्टियों के अंदर ये जो साहस है वो साहस क्यों नहीं दिख पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य पे उससे जवाब मांग सकें। देखिए, मुझे लगता है कि और इस पर बहुत कुछ एनालिसिस हो चुका है पिछले 30-40 सालों में कि जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का जो एक नया उभार हुआ, उस उभार को रोकने में जो लिबरल पार्टियां थीं, सेंट्रलिस्ट पार्टियां थीं, या जो पार्टियां जो सोशलिज्म को अपना वो हथियार मानती हैं, वो कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नाकाम रही हैं, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल चैलेंज तो दिया ही है और बार बार दिया है और आज भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि
सोसाइटी के लेवल पे जो होना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे होना चाहिए था, गवर्नमेंट्स के लेवल पे होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं वो बहुत संतोषजनक नहीं है, जिससे कि उनको फ़ायदा मिला। दूसरी चीज़ कि हमेशा दो बातें इस देश की डिस्कोर्स में बीजेपी की तरफ से डाली गई, एक तुष्टीकरण की नीति और एक वोट बैंक का मिथ, जबकि सच्चाई ये रहा कि हिंदी हार्टलैंड के अंदर पार्टिकुलरली अगर देखा जाए तो हिंदुत्व का वोट बैंक लगातार मजबूत हुआ है। वो चुनाव जीते हारे, वो अलग अलग समयों की अलग अलग अपना हिसाब किताब हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि तुष्टीकरण, जो अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की बात बार बार कही गई, वो तो देश के सामने, सबके सामने है कि अल्पसंख्यकों का हाल तो 1947 के बाद कितना बना है और कितना बिगड़ा है। लेकिन इसका उल्टा असर ये हुआ कि कहीं ना कहीं एंटी भाजपा जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, वो हार्डलाइन हिंदुत्व वोट को कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए, उसमें सेंध मारने के लिए, उसको स्ट्रेटजी कहें, मजबूरी कहें, जो आप कह लें, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की नीति लिबरल और सोशलिस्ट खेमे की तरफ से की गई, जिससे कि एक नरमी आई। आपने कहा कि जो मुस्लिम युवा या जो 10-10 साल, 12 साल, 14 साल और तमाम मामले हैं, लेकिन उन तमाम मामलों का ठीकरा आप अकेले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकारों पे आप नहीं डाल सकते। बहुत सारे मामलों में समाजवादी पार्टी की सरकार शामिल है, बहुत सारे मामलों में कांग्रेस की सरकारें शामिल हैं, और सिर्फ उन्हीं का नहीं हुआ, बहुत सारे सामाजिक आंदोलन से जुड़े लोग, एक्टिविस्ट लोग, एनजीओ संगठनों से जुड़े हुए लोग, इनको भी जो है प्रताड़ित किया गया। नक्सलिज्म की सॉलिडारिटी के नाम पे बहुत सारे निर्दोष लोगों को, जिसमें कि गरीब गुरबा भी शामिल है और जिसमें पढ़े लिखे अच्छे बुद्धिजीवी भी शामिल हैं, ये सब भी पूरा प्रोसेस हुआ जी। इसके उलट आपने तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ का उदाहरण दिया कि उन्होंने अपने केसेस वापस ले लिए। ये सरकार जब से आई है और ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स ने कहा है कि किस तरीके से सरकारी वकीलों ने कहा कि हमें नहीं, जज ने कहा है इस वाले मामले में, समझौता ब्लास्ट वाले मामले में जज ने कहा है कि एविडेंस हमारे सामने रखा ही नहीं गया जिस तरीके से करना चाहिए था एनआईए को। रोहिणी सैलियन का जो इंटरव्यू है वो प्रज्ञा ठाकुर से ही मामले से जुड़ा हुआ इंटरव्यू, और उसमें वो साफ साफ कहती हैं कि सरकार बार बार ये कह रही है कि इस मामले को में तेजी नहीं दिखानी है, इस मामले में सबूत नहीं रखने हैं। ये ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है आज से 2 साल पहले जो इंडियन एक्सप्रेस में। और इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा मसला है, आप देखेंगे कि लगातार राम मंदिर की ज़मीन को लेके बहुत सारी पॉलिटिक्स भी होती रही, अदालती कार्रवाइयाँ भी होती रहीं, लेकिन आप पिछले 5 साल में अगर बाबरी मस्जिद डेमोलेशन के केस के प्रोसीडिंग्स को आप अगर देखें, उसकी प्रगति को आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो अचानक से बहुत बैक बर्नर पे चला गया। तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इस बात का क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि वो उसकी पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए चाहे कोई बम फोड़े, दंगा कराए, हत्याएं करें या लूट खसोट करे, इकोनॉमिक ऑफेंसेस करे, कम से कम वो अब जब सरकार में आती है तो वो उनके पक्ष में खड़ी होती है, इंडोर्स करती है। इससे तो सीख इनको लेनी चाहिए जो भाजपा के विरोध में खड़ी ताकतें हैं कि भाई जब आप आते हैं तो आप क्या करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि चिंता से ज़्यादा अफसोस का एक सिचुएशन है जो अभी फ़िलहाल हम देश में देख रहे हैं। अनिल, आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, देखिए मुझे थोड़ा सा इसमें रिजर्वेशन है, क्योंकि आप ये बम फोड़ने या इस तरह की किसी भी संस्कृति को एक डेमोक्रेटिक किसी सोसाइटी में महिमा मंडित नहीं कर सकते। देखिए, ये साधारण बम फोड़ना नहीं है। ये जो बम फोड़ने वाले लोग हैं या जिन पे बम फोड़ने का आरोप है, उन्होंने गेरुआ बाना पहन रखा है। वो खुद को साधु या साध्वी कहते हैं। उनके साथ धार्मिक इंस्टीट्यूशंस की एक ताकत जुड़ी हुई है। ये इस तरह से ये एक साधारण बम फोड़ने वाले, हत्या करने वाले अपराधी से ये अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनका एक पंथ है, इनके फॉलोअर्स हैं, और ये कहते हैं कि ये सब जो कुछ कर रहे हैं ये एक सामान्य अपराधी की तरह नहीं कर रहे हैं, ये धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के विस्तार के लिए, धर्म के विरोधियों का वध करने के लिए कर रहे हैं। तो ये यही वो चीज़ है जो एक दूसरा कंटेक्स्ट, दूसरी आभा, दूसरा रूप पा जाती है, और यही वो पोलराइजेशन के काम आती है। मेरा ये मानना है कि अगर विपक्ष को, मतलब भाजपा के विपक्ष को सचमुच जनतांत्रिक किस्म की राजनीति करनी है तो राजनीति में धर्म के इस्तेमाल से परहेज करना पड़ेगा। भाजपा तो कभी नहीं मानेगी, वो धर्म का इस्तेमाल करेगी। लेकिन धार्मिक मुद्दों पे चुनाव न लड़े जाएं, धार्मिक मुद्दों को लोगों की व्यक्तिगत जिंदगी का मामला रहने दिया जाए,
और जो चुनाव लड़े जाएं वो उन मुद्दों पे लड़े जाएं जो संविधान सम्मत हैं, जो कानून सम्मत हैं, जो लोगों की रोज़मर्रा की और दूरगामी ज़रूरतों के मद्देनज़र जरूरी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। तो जब तक ये दूसरी पार्टियां जो खुद को सेकुलर कहती हैं, डेमोक्रेटिक कहती हैं, ये शॉर्टकट के लिए ललचाती रहेंगी कि हम भी बीजेपी की ही तरह थोड़े समय के लिए हिंदुत्व या मुस्लिम कार्ड खेल करके क्विक गेन कर सकते हैं, तब तक बीजेपी को एक मौका मिलता रहेगा, लेजिटिमेसी मिलती रहेगी। ठीक बात। तो अंततः ये सोचना पड़ेगा कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए। प्रकाश, आपको और कुछ इस पर कोई टिप्पणी? इस पर मुझे मतलब इनकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन आपको जो भाजपा का विपक्ष है और जो लिबरल इंटेलिजेंसिया है उसको ये भी सोचना पड़ेगा। जैसे कल ही आपको मैं थोड़ा डाइग्रेशन लूँ अगर इस चीज़ से जोड़ते हुए, कल यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक सर्वे निकाला है। 23 मई को जब हमारे यहाँ रिजल्ट आ रहे होंगे, उनके यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा होगा। उसमें ये बताया गया है कि जो सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट और जो लिबरल खेमा है वो मेजॉरिटी तो पा लेगा, लेकिन उसकी सीटें घटेंगी। और जो धूर दक्षिण पंथ है अक्रॉस यूरोप, जो मेंबर देश हैं, 27 देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के, उनकी ताकत बढ़ेगी, उनकी सीटें बढ़ेंगी, उनके वोट बढ़ेंगे। तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि धर्म का मामला है, कोई धर्म के नाम पे पोलराइज कर रहा है। आप ये देखिए कि जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला गया, उनमें से ना तो कोई धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा था और ना ही कोई हिंदू धर्म का विरोध कर रहा था। वो लोग सामान्य आर्थिक सवालों को लेके, सामान्य आर्थिक सामाजिक सवालों को लेकर लड़ रहे थे। उन पे भी विपक्ष को ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व के नाम पे या इस तरीके की गतिविधियां करके, और प्रज्ञा ठाकुर भी जहां लेजिटिमेसी पा सकती हैं, उमा भारती तो मैंने बहुत दिनों से चीफ मिनिस्टर रह चुकी, मंत्री रह चुकी, ये जो लेजिटिमाइज हो पा रहे हैं इनको, और इनको चुनावी वैधता मिल रही है, संवैधानिक वैधता मिल रही है, तो ये जो पब्लिक इनके पीछे जाके खड़ी हो जा रही है, तो हमें उसके डायनामिक्स को भी देखना पड़ेगा कि क्या इनको वोट देने वाली जनता सिर्फ इसी सवाल पे हो रही है, या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़े लोगों की नीतियों से नाराज होके भी भ्रम का शिकार हो रही हैं। इसमें बस एक चीज़ जोड़ के हम अपने अगले विषय पर बढ़ेंगे, क्योंकि समय का भी थोड़ा ध्यान रखना है। जो 80 का पूरा दशक है, जिसमें जो कि राजीव गांधी का जो दौर था राज का, वो बहुत वाटरशेड टाइप मोमेंट था भारत की राजनीति के लिए। जिस तरह की राजनीति, धर्म वाली राजनीति के जिसका इशारा आपने किया, जिस तरह की राजनीति को उन्होंने घुसाया, एक तरफ चाहे वो साहबानों वाले मामले से ही शुरू हुआ हो, लेकिन उसके बाद शिलान्यास की राजनीति और ये सारी चीज़ों ने मिल के, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि आज की तारीख में ये जो साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों को टिकट देने की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उसी तरह का एक महत्वपूर्ण इवेंट है जो कि आगे और भी बुरे रूप में फलित हो सकता है। अपने अगले विषय पर बढ़ने से पहले हम अपने एनएल चर्चा के श्रोताओं को एक और जानकारी दे दें। एनएल चर्चा अब से सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर अलग से भी एक चैनल के साथ उपलब्ध होगा। अगले 3 हफ्ते तक एनएल चर्चा न्यूज़ लॉन्ड्री पॉडकास्ट के साथ ही एनएल चर्चा चैनल पर भी उपलब्ध होगा। तो आप जिस भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर चर्चा सुनते हो, वहाँ पर एनएल चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने अगले विषय की तरफ बढ़ूँगा, जो कि जिस पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा प्रकाश और अनिल ज़्यादा उस पर रोशनी डालेंगे, और बतौर पत्रकार हम इस पर किस तरह से चीज़ों को देखते हैं उस पर भी एक टिप्पणी चाहिए होगी। जूलियन असांज को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 7 साल से इक्वाडोर की एम्बेसी जो कि लंदन में थी, वहाँ पर असाइलम लिए हुए थे, पॉलिटिकल असाइलम में थे। एक तो ये जैसा कि हिंदुस्तान में भी तमाम इंटेलेक्चुअल्स ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें एन राम, अरुंधति रॉय, पी साईनाथ, तमाम लोग हैं जिन लोगों ने लेटर जारी किया है कि ये एक तरह से प्रेस की फ्रीडम के ऊपर हमला है और उनको अपनी बात कहने से रोकने के लिए ये किया जा रहा है। इसके नतीजे केवल इतने ही भर हैं या इसके पार भी जाते हैं प्रकाश? निश्चित रूप से ये प्रेस का फ्रीडम जो है उसके लिए एक बड़ा चिंता का एक ये पूरा घटनाक्रम है जी। लेकिन ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ हुई कि जिस देश ने उनको असाइलम दिया, उसी देश ने उनसे असाइलम वापस ले लिया और बहुत ही बीटर और बड़ी ही मतलब बुरी हालत में धोखाधड़ी जैसी चीज़ हुई, बिट्रेड एकदम। तो इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इक्वाडोर की इंटरनल पॉलिटिक्स
और उसमें बड़ी ताकतवर जो देश हैं उनकी क्या भूमिका है। आप ये देखिए कि इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति थे कोरिया, राफेल कोरिया, उन्होंने इनको शरण दिया था। उन्हीं के गठबंधन से उन्हीं का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है। फिर वो गठबंधन में इधर उधर कुछ पार्टियां इधर जाती हैं, कुछ पार्टियां उधर जाती हैं, और वो राष्ट्रपति बनने के बाद उस तरीके की पॉलिसीज लेने लगते हैं जो अमेरिका की पक्ष में है जी। और वहीं से अमेरिका में ये 2017 में बने, 2017 में अमेरिका में भी आपने देखा कि नेतृत्व परिवर्तन हुआ, और अमेरिका ने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके उनसे इस तरीके की बार्गेनिंग की कि आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा दिया जाएगा। और हम जानते हैं कि लैटिन अमेरिका की पॉलिटिक्स भयानक भ्रष्टाचार के शिकार है। अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि कल ही इनफैक्ट परसों पेरू के पूर्व राष्ट्रपति, 2 बार राष्ट्रपति रहे 90 के दशक में और पिछले दशक में, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था और पुलिस जैसे ही दरवाजे पर नॉक करने गई उन्होंने पिस्टल से आत्महत्या कर ली है। अभी कल की घटना है जी। और जिस वेनेजुएला में जो क्राइसिस चल रहा है, वेनेजुएला का जो इंटेलिजेंस का चीफ था जिसने कि मदुरो का पक्ष छोड़ के विपक्ष के साथ गया था, वो अभी चरस कोकीन के आरोप में अमेरिकी ऑर्डर पे स्पेन में गिरफ्तार हुआ है, जबकि वो उन्हीं का एलाई था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार ब्राज़ील में हमने देखा है। तो जूलियन असांज का मामला निश्चित रूप से एक ऐसे इंडिविजुअल और उनकी टीम जिसने उनका दावा भी है कि विकीलीक्स एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एक भी अपनी स्टोरी कभी ना तो रिट्रैक्ट करनी पड़ी, ना उस पर माफ़ी मांगनी पड़ी, ना उसको संशोधित करना पड़ा। 100% रिकॉर्ड है। जबकि आप जानते हैं कि अच्छे से अच्छे इदारे को भी कई बार अपनी स्टोरी को बदलना पड़ता है, पीछे लेना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो वो सवाल तो है ही, लेकिन जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि विकीलीक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, दूसरी चीज़ कि विकीलीक्स को बचाने की ज़रूरत क्यों है, तीसरी चीज़ कि अगर प्रिवेलिंग जो दुनिया में भी जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, उस पॉलिटिक्स में और उस इकोनॉमी के भीतर आप एक तो जूलियन असांज बनने की पूरी संभावना को बंद कर रहे हैं लगातार, और हम भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मीडिया किस क्राइसिस से गुजर रहा है, और दूसरी चीज़ कि जब तक उन सवालों को हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक किसी जूलियन असांज को, एक इंडिविजुअल को हम बचा भी ले जाए, मान लीजिए वो तो एक लीगल केस है और अभी लंबा चलेगा ब्रिटेन में भी, तो उससे बहुत कुछ होना जाना नहीं है। तो इसके बाकी डायनामिक्स को भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। लेकिन जिन पत्रकारों ने, जिन लेखकों ने उनके लिए अपील जारी की है, मुझे लगता है कि वो ज़्यादातर अंग्रेजी के पत्रकार हैं, लेखक हैं, और मुझे अफसोस है कि हिंदी में और वर्नाकुलर से जो आवाज़ उठनी चाहिए थी वो नहीं उठी। जबकि एक समय ऐसा था जब अमेरिकी केबल्स निकल रहे थे, कुछ विकीलीक्स के मसले आए थे, जिससे कि हिंदी हार्टलैंड को और उसकी मीडिया को बहुत फ़ायदा हुआ था। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई थी, बहुत सारी सूचनाएं आई थी, और अपने देश की राजनीति और आर्थिकी को समझने में हमें मदद मिली थी। तो आज जूलियन असांज के साथ एक सॉलिडारिटी का भी मौका है। ठीक बात। एक और इसका पहलू है जो ये इन्वेस्टिगेशन वाली जो पत्रकारिता या जासूसी से संबंधित जो पत्रकारिता होती है, ये बहुत फिसलन भरी पट्टी है। मतलब ये इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत शराफत का खेल नहीं है। तो जैसे जूलियन असांज का एक तो वो है कि जो सिस्टमेटिक कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, लगातार कोशिशें हुई, तो जो अब ऑब्वियस है कि वो बहुत स्वाभाविक तरीके से कि उसमें उन ताकतों की ओर सक जाता है जो अमेरिका और उन लोगों। उसके बावजूद जिस तरह के आरोप लगे कि एक रसियन स्टूज हो सकते हैं ये वो, तो उस लिहाज से देखा जाए तो विकीलीक्स या जूलियन असांज की अनिल पूरी विश्वसनीयता पर क्या मतलब हम कुछ प्रश्न के एक संभावना छोड़ सकते हैं, या फिर सॉलिडरिटी के नाम पे एब्सोल्यूट एक सॉलिडरिटी उनके पक्ष में पत्रकारों को देनी चाहिए? देखिए, अभी तक जूलियन असांज का जो रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह की पत्रकारिता उन्होंने की है, वो भविष्य की पत्रकारिता है एक तरह से। अभी तक क्या है कि जो पावर के बड़े प्लेयर्स हैं, जो भ्रष्टाचार के, अन्याय के, षड्यंत्रों के खिलाड़ी हैं, उनके बीच जब अंतर्विरोध होते थे और उनमें जो असंतुष्ट पक्ष होता था वो मीडिया को आमंत्रित करता था, मीडिया के पास जाता था और उसको पता होता था कि मीडिया से किस भाषा में बात करनी है, तब वो खबरें मीडिया तक आती थी। जूलियन असांज जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो सीधे दो षड्यंत्रकर्ताओं के बीच में, दो पावर प्लेयर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो उसको इंटरसेप्ट करते हैं और दुनिया के सामने रखते हैं। तो ये ऐसी पत्रकारिता है कि ये
मतलब फ्यूचर में इस पत्रकारिता की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास जो भ्रष्टाचार के और षड्यंत्रों की जो खबरें आती हैं वो एक सर्टेन कलर लिए हुए आती हैं, लेकिन जूलियन असांज का जो तरीका है वो उनको वहाँ पकड़ते हैं कि अभी उन्होंने कोई कलर पाया ही नहीं होता है, वो एक रॉ इंफॉर्मेशन है जो दो पक्षों के बीच ट्रांसपायर हो रही है। तो क्रेडिबिलिटी का सवाल तो मैं नहीं उठाना चाहूँगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जूलियन असांज ने जैसे इन सूचनाओं का कारोबार शुरू कर दिया होता, अगर सिलेक्टिव तरीके से वो कुछ सूचनाओं को दबा लेते, कुछ सरकारों के कहने पे, कुछ सूचनाओं को जाहिर कर देते, कुछ की टाइमिंग में हेर फेर बदल देते, और वो भी वही ब्लैकमेलिंग की, उन सूचनाओं की बिक्री की और दुनिया भर की विभिन्न पावर्स की सहूलियतों के हिसाब से अगर उनको स्ट्रक्चर करना शुरू कर देते, तो मेरा ख्याल है कि आज वो मार्क जुकरबर्ग या इस तरह के जितने मीडिया के जो अल्टरनेटिव मीडिया के नए हीरोज़ और बुत बने हैं उनसे कहीं बड़े बुत होते वो। ये नहीं किया जूलियन असांजे ने, इसलिए उनको जो ये बड़ी पावर्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि एक जूलियन असांजे को बचाने की कोशिश तो होनी चाहिए, लेकिन ये भी कोशिश होनी चाहिए कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं जहां मीडिया की क्रेडिबिलिटी बुरी तरह से डेंट हुई है, जैसा कि अभी प्रकाश ने कहा कि हिंदी मीडिया से कोई आवाज़ नहीं आई, हिंदी मीडिया से आवाज़ कैसे आएगी? हिंदी मीडिया जब रेवेन्यू के बदले और फ़ायदों के बदले अपनी पूरी पत्रकारिता को सत्ताधारी पार्टियों के पास गिरवी रख चुका है, जब खुद उसके मालिकान पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बनने के लिए उनमें बिल्कुल गला काट स्पर्धा है राज्यसभा का और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, तो उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्तरों पे और हमारे जैसे समाजों में नए जूलियन असांज पैदा किए जाने की ज़रूरत है, ताकि वो पत्रकारिता को जो बहुत बुरी तरह से एक दलदल में फंस गई है, गतिरोध का शिकार हो गई है, विश्वसनीयता उसकी खो रही है, उसको एक फ्रेश एनर्जी, फ्रेश ऊर्जा मिल सके। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि चलिए मान भी ले जाए कि जूलियन असांज जो है किसी के पपेट हैं या किसी के हाथ में खेल रहे हैं या कोई स्वार्थ साध रहे हैं, मान लीजिए, तो जूलियन असांज ने जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन छापी हैं, पब्लिश की हैं जी, वो तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी, बिल्कुल, हमारे इंडियन एक्सप्रेस ने छापी, द हिंदू ने छापी, गार्डियन ने छापी, ला मोंदे ने छापी। तो अगर जूलियन असांज स्टूज हैं या बेईमान हैं या गलत हैं, तो फिर सब पहले तो इन पे पकड़ा जाना चाहिए। वो तो एक इंडिविजुअल है, चलो हाथ में भी आ गया। और एक बात जान लीजिए, उसकी पत्रकारिता को लेके, उसके इन्फॉर्मेशन को लेके उस पर एक भी केस नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ भाई, कोई डिफेमेशन कर लेता, कोई कहता कि नहीं ये गलत आपने इन्फॉर्मेशन दी है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, आप किसी सूचना के महत्व को सिर्फ इस बात से नहीं नाप सकते कि उससे अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है, रूस को फ़ायदा हो रहा है, इटली को फ़ायदा हो रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो ह्यूमन राइट्स के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे एक निर्दोष ग्रुप ऑफ पीपल को अगर कोई मिलिट्री उस पे ऊपर गोली चला रही है और बाद में कहा जा रहा है कि आतंकवादी हैं, अगर उसका फुटेज लाना, और वो फुटेज वो अपने घर से नहीं लाया था, वो खुद अमेरिकी सेना का फुटेज है। उसी तरीके से अमेरिकन केबल्स, आप स्नोडेन का केस देख लीजिए। स्नोडेन ने तो सिर्फ यही बताया ना कि अमेरिकी गवर्नमेंट दुनिया भर के लोगों को, अमेरिका के लोगों को भी और दुनिया भर के लोगों को, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष तक शामिल हैं, उनकी जासूसी करा रहा है। यही तो बताया उसने, सीधी सी बात बताई। अब ठीक है, अब जब आप मरने पे उतारू हो जाओगे, जब आपका देश ही आपको छोड़ देगा, ऑस्ट्रेलिया ने जैसे अबंडन कर दिया जूलियन असांज, तो अब इक्वाडोर के दरवाजे पर जाके नॉक करे या स्नोडेन की तरह मॉस्को चला जाए। ठीक बात। तो अगर उसके ऊपर तो जिस तरीके के सवाल उठाए गए, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं है। और इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि अमेरिका आज जब उनको एक्सट्रेडाइट करने की मांग कर रहा है, तो अमेरिका ने एक और खेल किया है। खुद जूलियन असांज के लीकेज का बेनिफिट डोनाल्ड ट्रंप को मिला, नंबर 1। नंबर 2, उससे हमें यह भी पता चला कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर एक कैंडिडेट को नॉमिनेशन देने के लिए दूसरे कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाया गया। बर्नी सैंडर्स को नुकसान पहुंचा के हिलरी क्लिंटन को दिया गया। तो ये अमेरिकी जनता को वेलकम करना चाहिए इन सब चीज़ों को। जिस अमेरिकी सैनिक को 35 साल की सज़ा हुई थी और बाद में बराक ओबामा ने जाते जाते उनकी सज़ा कुछ कम कर दी थी और रिहा कर दिया गया था, उनको दोबारा अरेस्ट किया गया है कुछ दिन पहले ही। तो मजे की बात है कि जूलियन असांज पे एक्चुअली कोई केस नहीं है, फिर भी वो आदमी जेल में है या कहीं पे छुपने के लिए मजबूर है। तीसरी दुनिया के लिहाज से जैसे हम लोग जिस तरह के उसमें रह रहे हैं, उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में जिसका जिक्र अनिल ने किया, इस तरह की पत्रकारिता के लिए तो मतलब बहुत ऐसे ही लिमिटेड स्कोप है कि वर्नाकुलर ने या तमाम मीडिया संस्थानों ने जिस तरह से सरकारों की एकदम एक मुखापेक्षी वाली स्थिति हो गई है,
उसमें जूलियन असांज जैसे लोगों के साथ खड़े होने की संभावना या फिर यहाँ पर उस तरह की किसी पत्रकारिता की संभावना बनती की सूरत कैसे बन सकती है? अभी तो नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे उस दिशा में कोशिशें चल रही हैं। आप देखिए कि हर मौके पे कोई ना कोई छोटा मोटा एक ग्रुप ऐसा होता है जो एक किसी स्टिंग ऑपरेशन के साथ सामने आता है। जैसे अभी हमने देखा कि चुनाव से ठीक पहले कोबरा पोस्ट ने बहुत सारे फिल्म स्टारों और सो कॉल्ड संस्कृति उद्योग के बड़े लोगों का स्टिंग किया, जो संस्कृति हाँ, उद्योग वो अच्छा हाँ नाम निश्चित है। तौर पे वो कल्चर इंडस्ट्री के ही लोग, कला संस्कृति, तो वो ट्वीट करने के लिए, पैसे लेके ट्वीट करने के लिए वो तैयार थे, बड़ी खुशी से तैयार थे। तो अब ये जो इसके आगे का अगला चरण है जो पत्रकारिता जूलियन असांज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमेशा स्कोप रहेगा। जिस तरह जब सरकारों की जैसे जैसे पावरफुल लोगों की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस बढ़ेगी, जो कि बढ़नी ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही उनके कामों को ज़्यादा तेज कर सकती है, उनकी विचारों को, उनके जो बीच जो बातचीत है उसको गोपनीय रख सकती है, ये टेक्नोलॉजी ही कर सकती है। और ये टेक्नोलॉजी ही जो उसको खोल सकती है, पब्लिक में ला सकती है। टेक्नोलॉजी दुधारी तलवार है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह का युवाओं में इन दिनों टेक्नोलॉजी को लेकर के पैशन, रुझान देखने को मिल रहा है, जिस तरह से बहुत कम उम्र के बच्चे मोबाइल से और ऐप से खेल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में मुझे ये उम्मीद लगती है कि कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो कंप्यूटरों को, सरकारों के कंप्यूटरों को, मास्टर कंप्यूटरों को हैक करने में महारत हासिल करेंगे और इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी। प्रकाश, देखिए, मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपकी सोसाइटी के भीतर एक समय था, बहुत ज़्यादा समय नहीं गुजरा है, जब हमारी सोसाइटी, पर्टिकुलरली मैं वर्नाकुलर सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ, जो बहुत मीडियाटाइज्ड नहीं थी, बहुत लिमिटेड सोर्सेज थे। आपने टीवी पे एक आध चैनल आ रहे हैं, तो एक आध दो चार अखबार चल रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया, न्यू मीडिया प्लस ट्रेडिशनल मीडिया के बड़े विस्तार ने अब पब्लिक को भी मीडियाटाइज किया है। तो जब उसको, ऐसा तो है नहीं कि हमारी पट्टी में जो लोग न्यूज़ को लेके थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं, कि उनको ये खबर नहीं लगी कि जूलियन असांज के साथ क्या हुआ, तो कल को वो बेचैनी भी बढ़ेगी कि भाई इसके बारे में और जाना जाए, ये क्या कर रहा है, कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा है। तो सवाल उठेंगे। और लेकिन मेरा अपना पर्सनल ये मानना है, और मैं लगातार बोल रहा हूँ कि हमारा गरीब समाज है, वर्नाकुलर सोसाइटी जो है वो गरीब हिंदी पट्टी, गरीब की पट्टी है। तो ऐसे में हम लोग फ्री में मीडिया का आज के डेट में सेवन कर रहे हैं। हमें चैनल फ्री में मिलते हैं, हमें अखबार फ्री में मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पब्लिक को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम कुछ, जैसे हम खाने के लिए खर्च करते हैं, उसी तरीके से हम खबरों के लिए भी कुछ खर्च करें। और अनजाने में ही प्रकाश ने यहाँ पर न्यूज़ लॉन्ड्री को पिच कर दिया है, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को भी सब्सक्राइब करते चलें। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। बस इसमें छोटी सी एक बात कि इसका बड़ा एक नुकसान ये हुआ है कि अखबारों ने जो अपनी भूमिका को वो किया, फिर से वहीं आई कि वर्नाकुलर समाज जिसकी बात, या जो क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं या उसके जो पाठक हैं, रीडर हैं, उनको ना तो जूलियन असांज के बारे में पता चल पाया, ना उसके हेरोइक्स के बारे में पता चल पाया, ना उसकी पत्रकारिता के बारे में पता चल पाया। यहीं पे जाके वर्नाकुलर जो मीडिया है वो अपनी पूरी भूमिका, अपनी पूरा उसका रेलेवेंस पॉइंट बेमायने हो जाता है। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़े। आप कुछ कहना चाह रहे थे प्रकाश? इसमें बस एक दो लाइन कि देखिए, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि सारे लोग, सबको जूलियन असांज के बारे में जानना चाहिए। हम नहीं जानते, मैं खुद नहीं जानता कि पनामा पेपर्स को या पैराडाइज पेपर्स को या स्विस लीक्स को एक्चुअली कहाँ से, किस सोर्स से पहली बार लाया गया। फिर उसको जर्नलिस्टों के ग्रुप ने लिया, उसका अध्ययन किया और फिर पहुंचा। और देखिए, खबर छन छुन के हिंदी पट्टी में भी और बाकी वर्नाकुलर में भी पहुंची थी। सवाल यह है कि अखबार ने छापा पनामा, पब्लिक ने पढ़ लिया पनामा, तो बीच में जो पॉलिटिक्स है, बीच में जो एक्टिविज्म है, उसकी भी तो जिम्मेवारी बनती है कि उन सवालों को लेके कुछ फॉलोअप उछल कूद मचाए। यहाँ एक और चीज़ की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा कि जैसे जैसे सोसाइटी का मीडियाटाइजेशन बढ़ा है, वैसे ही वैसे कन्फ्यूज़न भी बढ़ा है। ये जो मीडिया हाउसेज हैं, ये किसी न किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, आर्थिक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके हिसाब से सूचनाओं को फिल्टर करके, छान के, कूट के, प्रोसेस करके सामने रखते हैं। और इसी के समानांतर अब व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए झूठ, अफवाह, पोस्ट ट्रुथ फैलाने वाला भी एक मीडिया सामने आया है।
तो ऐसे में एक भयानक भ्रम की स्थिति बनी है। आज की स्थिति में आप किसी वीडियो पे, किसी खबर पे, किसी फोटो पे आप यकीन नहीं कर सकते कि वो असली है या नकली है। ऐसे वक्त में ओरिजिनल्स के प्रति आग्रह बढ़ेगा। ठीक बात है। ये जो विकीलीक्स जैसे जो नए इंस्टीट्यूशंस, नए जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो बिल्कुल रॉ किस्म की इंफॉर्मेशन है। ठीक बात। तो इसकी ज़रूरत है और ये कुछ न कुछ तो होगा इस दिशा में। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जेट एयरवेज से जुड़ा मामला है। जेट एयरवेज ने कल अपने सारे गतिविधियों को रोकने की घोषणा की है। 25 साल पुरानी कंपनी थी और कंपनी ने कोशिश की थी कि कहीं से भी एक 400 करोड़ रुपए का एक आपात सहायता उपलब्ध कराई जाए राष्ट्रीयकृत बैंकों से। एसबीआई और उसके अधीन तमाम बैंक जो आते हैं उनसे उन्होंने अपील की थी, लेकिन एसबीआई ने मना कर दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी सारे गतिविधियों को रोकने की घोषणा की है। जेट एयरवेज से पहले हमने यहाँ देखा कि सहारा की गतिविधियाँ बंद हो गई, किंगफिशर की बंद हुई, डेक्कन एयर का भी हुआ, लेकिन डेक्कन एयर ने अपना बेच के किसी तरह से वो एक सेफ उस तरह से पैसेज मिल गया। तो ये ओवरऑल जो मतलब एविएशन सेक्टर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि इसके फंडामेंटल्स में कहीं बहुत बड़ी समस्या खड़ी है, जिसको कि डिटेक्ट कर पाने में लगातार मतलब लिबरलाइजेशन के 30 साल हो गए और उसके बाद भी उन फंडामेंटल्स में जो प्रॉब्लम है उसको पकड़ पाने में सरकारें चूक गई, या मतलब पॉलिसीज़ में को लेकर भी हम अभी नहीं जागरूक हो पाए हैं, या कितने और इस तरह के। इसमें मैं एक बात और जोड़ देना चाह रहा हूँ कि बहुत बुरी हालत एयर इंडिया की है, हमारी जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है एयर एविएशन की, उसकी भी बहुत बुरी हालत है। लेकिन चूंकि उसको सरकार का और पब्लिक मनी का सपोर्ट है, इसलिए वो चीज़ें चल रही हैं, नीलामी की कोशिशें हो चुकी हैं। देखिए, इसमें पहली चीज़ तो यह है कि नियो लिबरल पॉलिसीज़ की जड़ में ही कहीं ना कहीं कुछ समस्या है। सिर्फ एविएशन सेक्टर ही नहीं, आप एक क्रॉस द बोर्ड आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में फ़िलहाल डायनामिक्स नीचे जा रहा है। सरकारी कंपनियों की भी हालत बुरी है और प्राइवेट सेक्टर भी फेल हो रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में कोई भी इंडस्ट्रियल ग्रुप आज के डेट में ऐसा नहीं है, एक आध दो कुछ कंपनियां हो सकती हैं जो कर्जे में नहीं डूबी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, अब जेट पर हम आते हैं। जब नियो लिबरल पॉलिसीज की बात होती है तो कहा जाता है कि सरकार का काम जहाज चलाना है, सरकार का काम होटल चलाना है। तो जब सरकार का काम जहाज चलाना नहीं है तो सरकार का काम जहाज बचाना क्यों होना चाहिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि एक मीडिया नैरेटिव रचा जा रहा है कि बैंकों ने सही समय पे एक्शन नहीं लिया, हाँ, पैसा नहीं दिया, जबकि खेल दूसरा पैसा है। नहीं दिया। आपने प्रोमोटर्स को, जिसकी पॉलिसीज की वजह से, जिसके बैड मैनेजमेंट की वजह से ये स्थिति आई, उसको अपना शेयर बेच के न सिर्फ निकल जाने दिया, बल्कि उसको दोबारा बिडिंग के लिए वो 8 मिनट लेट से, वो डेडलाइन के 8 मिनट के बाद फिर से गोयल सामने डाल दिया है बिड। आज के अखबार में आज खबर है कि जो शूटर्स हैं, जो जेट एयरवेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि भैया 80% हेयर कट दे दो। 80% हेयर कट का मतलब है कि कर्जे में से 80% को गोल कर दो। तो जब 80% को गोल कर दो, ले दे के बात बनेगी तो 60% पे गोल कर दो। इसका मतलब कीमत कितनी हो गई? 40%। आप कोई भी जो थोड़ा सा भी इकोनॉमिक कॉर्पोरेट अफेयर्स की जानकारी रखता है वो ये जानता है कि इस कंपनी का प्रोमोटर उस कंपनी में निवेशक है, उसका निवेशक उस कंपनी में सीईओ है। ये कुल मिला के हैंडफुल ऑफ पीपल्स का मामला है। ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि स्थिति तो बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ी होगी, चाहे जेट एयरवेज हो, चाहे BSNL हो, चाहे इंडिया पोस्ट हो। तो इस बीच में एक तो मैनेजमेंट के लेवल पे कुछ नहीं हुआ। वर्कर्स का मैं लगातार इस चीज़ को लोगों को लिखते पढ़ते देख रहा हूँ, जिनको कोई नहीं सुन रहा है, कि आपने ट्रेड यूनियन को लगातार कमज़ोर किया। क्या होता था कि आप जब स्थिति गड़बड़ाने लगी, छंटनी जैसे हुई, तो ट्रेड यूनियन जाके बार्गेन करेगा कि भाई छटनी क्यों हो रही है। तो वो भी मजदूर भी थोड़ा एक कदम पीछे हटेगा और कुछ मजदूरों को भी रीइंस्टेट कर लेंगे। मैनेजमेंट में मजदूर ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, आज के डेट में कोई नहीं है। तो बिगड़ते बिगड़ते अब एक समय के बाद स्थिति आती है तो हम 2 लेवल पे केवल बोलने लगते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट होता है बोलने के लिए। एक, अरे देखो यार लोग सड़क पे आ गए, इनके लिए कुछ होना चाहिए। अब इनके लिए कुछ भी करो, वही स्टेट बैंक जिसको कि हम ये कह रहे हैं, उसी PNB को या किसी भी बैंक को हम कह रहे हैं कि तुम NPA के बोझ में दबे जा रहे हो, उसको हम कह रहे हैं कि फिर से NPA बढ़ा लो। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि इमोशनल मामला है कि मजदूर सड़क पे हैं। दूसरी तरफ हम क्या करने लगते हैं कि फिर वही चीर परिचित, सरकार को गलियाएं, बैंकों को गलियाएं, प्रोमोटर्स को गलियाएं।
सवाल सीधा सीधा है कि अगर 30 साल की यह कंपनी 93 से आई है, तो मोटा मोटी कहने का मतलब जेट एयरवेज इस देश में लिबरलाइजेशन के साथ शुरू होती है। ठीक है। उसके साथ एक लाइन मैं जोड़ना चाहूँगा कि लिबरलाइजेशन का सबसे बड़ा तर्क ये था कि कुछ लोग धन पैदा करेंगे, नीचे चुएगा, आपको हमको सबको फायदा होगा। 2007-8 में वो मिथक टूट गया जब इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस आया। तो अब सवाल ये है कि इस 30 साल की समीक्षा ली जाए। सवाल 20,000 जेट के कर्मचारियों को एक कंपनी का जहाज का, और ऐसा भी नहीं कि 100% ऑक्यूपेंसी है कि एक कंपनी बंद हो गई तो लोगों का आना जाना बंद हो गया। मैं इसमें 2 चीज़ और जोड़ूंगा प्रकाश। अनिल, कल जब ये घोषणा हुई है जेट एयरवेज की तरफ से, उसके बाद सीरीज़ में कुछ ट्वीट्स किए हैं विजय माल्या ने, जो कि किंगफिशर के प्रमोटर थे, और वो मुझे बहुत दिलचस्प बात लगी। मज़े लेने वाली बात तो है, लेकिन उसमें एक चीज़, एक फैक्ट है जिसकी तरफ ध्यान मतलब मुझे लगता है कि लोगों को जाना चाहिए और जिस पे हमें कम से कम बात तो करनी चाहिए। और उन्होंने ये जो कहा कि एविएशन सेक्टर की ओवरऑल हालत ख़राब है। यहाँ पे सरकार किसी भी तरह से एयर इंडिया को तो बचाए हुए है लगा के, हमें वो देना नहीं चाहती। ठीक है, एक तो तर्क हो गया कि तुम्हें क्यों दे, तुम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, तुमने, लेकिन उसका दूसरा एयर इंडिया के साथ ये है कि सरकार अपने पास नहीं रखना चाहती है, लगातार बेचना चाहती है, खरीदार नहीं मिल रहा है। लेकिन उसमें एक और चीज़ उसने बोली जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब इतनी बुरी हालत है, कंपनियां गिर रही हैं, और मैंने ऑफर किया कि इतना नहीं, लेकिन मैं 500 करोड़ रुपए जो भी उसका ऑफर था उतना देने को तैयार हूँ। तो एक जो कन्वेंशनल विजडम कहता है कि जो भागे भूत की लगोटी भी ठीक होती है, लेकिन यहाँ पर मुझको लेकर एक पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। वो लोग नहीं चाहते कि उस कन्वेंशनल विजडम के हिसाब से इससे जो मिल रहा है वसूला जाए, वो क्योंकि वो उनकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता। उनको विजय माल्या एक्स्ट्राडाइट होके आया हुआ पॉलिटिकल डिविडेंड देगा, पैसा जो ऑफर कर रहा हूँ मैं उसको लेने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये एक बड़ी बात कह रहा है। मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है वो भी इतनी ईमानदार इस पूरे मामले में नहीं है। देखिए, इसीलिए मेरा अपना व्यू ये है कि जब कोई कंपनी, बड़ी कंपनी कहती है कि उसे फ़ायदा हो रहा है या उसे घाटा हो रहा है, दोनों स्थितियों में मैं यकीन नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि जब वो कहती है कि फ़ायदा हो रहा है तो वो अपने कुछ शेयर बाजार में अपना भाव ऊंचा करने के लिए या उसके कुछ तात्कालिक टारगेट्स होते हैं जिनको पूरा करने के लिए जितना फ़ायदा हो रहा होता है उससे ज़्यादा फ़ायदे की सूचना फैलाई जाती है जी। इसी तरह से घाटे के मामले में भी है, जब उसको सब्सिडी लेनी होती है, सरकार से रियायत लेनी होती है, तब ये चलाई जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस क्राइसिस, और इसमें पॉलिटिक्स भी शामिल है, निश्चित तौर पे कॉरपोरेट हाउसेस की जो साठगांठ है पॉलिटिकल पार्टियों के साथ वो बहुत गहरी है। और ये जो कहा जाता है कि इन दिनों सरकारें, पॉलिटिशियंस नहीं कॉरपोरेट हाउस चलाते हैं, तो ये भी गलत नहीं। और ये चलन पूरी दुनिया भर में 90 के बाद या उस यूरोप में तो हमारे यहाँ 90 के बाद बड़ी तेज़ी से बढ़ा। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे एक प्रधानमंत्री मोदी की बात याद आती है। वो कई बार वो बीच में उन्होंने अपनी सरकार के बीच में कहा कि वो चाहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चले। स्थिति आ गई कि जो हवाई जहाज चला रहे थे वो चप्पल पहन ले। हाँ, नहीं तो देखिए हुआ क्या कि अब ये हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बिठाने की कोशिश इन कंपनियों ने भी की, जेट एयरवेज ने, स्पाइस जेट ने और इन कंपनियों ने। अब इसमें जो गला काट स्पर्धा हुई उसने इनको तबाह किया। लेकिन इसी के पैरेलल आप देखेंगे कि क्यों हवाई चप्पल वाले आदमी को हवाई जहाज में बिठाया जाए। ये जो हवाई चप्पल वाला आदमी जो ट्रांसपोर्ट के जो विश्वसनीय तरीके थे, जैसे वो रेल में बैठ रहा था, सड़क में बैठ रहा था, स्टीमर में बैठ रहा था, उनको डेलिबरेटली तबाह किया गया। तो मुझको ऐसा लगता है कि एविएशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा भाव न दे करके फोकस वहाँ शिफ्ट होना चाहिए कि रेलवे को जानबूझ करके क्यों बर्बाद किया जा रहा है, क्यों उसको घाटे में डाला जा रहा है, और क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जो बहुत भरोसेमंद, विश्वसनीय, एज ओल्ड ट्रस्टेड ट्रांसपोर्ट था, जो आसानी से लोगों के काम आ रहा था, तो उस पर क्यों नहीं ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। तेजी जो बढ़ रही है दुनिया में और भागदौड़ बढ़ रही है और स्पर्धा बढ़ रही है, तो उसमें इन सब चीज़ों की भूमिका तो आएगी। लेकिन उसको, ये मसला उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि सफल संचालन की जो अक्षमता है लोगों की, उससे जुड़ा मसला है। मैं फिर से विजय माल्या वाली ही बात पे लौटूंगा। विजय माल्या ने जो बात कही है वो ये हमारे जो पॉलिटिकल क्लास पे या जो रूलिंग क्लास है उसके ऊपर एक
बहुत मतलब अब वो आदमी खुलेआम चीज़ों को कह रहा है जो कि अभी तक शायद दबे छुपे बातें हो रही थी। सबको पता है कि अरुण जेटली से मिल के वो आदमी गया और संसद में सबके सामने मिल के गया। उस आदमी से अब सरकार को पैसा लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि मामला ये है कि जब हम कहते हैं कि सरकारों में, पॉलिटिकल पार्टियों में या कॉरपोरेशंस में साठगांठ है और दुनिया भर में, सिर्फ हमारे देश में नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके इंटरनल खींचतान या कॉन्ट्राडिक्शन या झगड़े या कॉरपोरेट वार्स नहीं है। जेट एयरवेज में ही एक थियरी आ रही है कि ये कॉरपोरेट वार का नतीजा हो सकता है। यहाँ पर क्या है कि ये विजय माल्या, और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये लगातार बीच बीच में कुछ कुछ ट्वीट करते रहते हैं। ये एक तरीके का आप कहिए कि साइकोलॉजिकल वारफेयर कह लीजिए, गेम कह लीजिए, वो ये लगातार खेल रहे हैं। आपने कहा ट्रेडिशनल विजडम कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर आपकी दुकान है और आपका धंधा खराब हो गया तो आप तबाह हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, नुकसान में हो जाएंगे। लेकिन कॉरपोरेशंस की खूबसूरती यह है कि कंपनी डूबती है तो उसका मालिक धनी होता है। जेट एयरवेज का मालिक धनी हो गया, विजय माल्या धनी हो गया। क्यों? क्योंकि पैसा उसका नहीं डूबा, पैसा बैंक का डूबा। ठीक है भाई, अगर आपकी किराने की दुकान है, कल किसी कारण से भगवान न करे उसमें आग लग गई, चोरी हो गई, डकैती हो गई, तो आप गए काम से, फिर से आपको बिल्ड करना पड़ेगा उस धंधे को। यहाँ मामला ये है कि ना पैसा आपका है ना कुछ है, फायदा आपका है, और फायदा आपका है, लूट आपकी है। तो यहाँ विजय माल्या बेसिकली चोरी और सिनाजोरी कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं। ये एक जो होता है कोई भी फिशिंग भी करने दो। कोई भी सरकार या कोई भी बैंकर जहाँ पे इस तरीके का विजय माल्या जैसा केस है या नीरव मोदी जैसा केस है, वो कभी भी 500 करोड़ या 5000 करोड़ रुपया जो है उनके साथ उस तरीके की डील नहीं करेगा। माल्या साहब को इतनी ही चिंता है तो माल्या की तो और कंपनियां हैं, माल्या के मित्रों की तो और कंपनियां हैं। इस देश में रोज जो आपको और हमको अखबार मोटा मोटा हेडलाइन लिख के बताता है कि डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट आता है मॉरिशस से, कैमन आइलैंड से, जो टैक्स हेवन्स हैं। यहीं का ब्लैक जाता है, वहाँ से वाइट होके आता है। तो भाई आप वहीं से रीरूट करा देते। और ऐसा तो है नहीं, आप ट्वीट क्यों कर रहे हैं भाई? आपके पास गोयल का नंबर नहीं था? तो ये सब मजाक की बातें हैं, ये सब पब्लिक कंजम्पशन के लिए डाली जा रही है। और एक बात जान लीजिए, माल्या बहुत शरारती किस्म के व्यक्ति हैं, दुनिया जानती है उनको, उनके कैलेंडर भी आप जानते हैं, उनकी पॉलिटिक्स भी आप जानते हैं। दो पार्टियों से अलग अलग संपर्क करके वो 2 बार राज्यसभा में जा चुके हैं जी। तो उनके लिए ट्वीट पे खेलना बहुत, उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, गंभीरता से इसलिए लेना चाहिए कि गेम का ये भी एक पहलू है। ठीक बात है। आज समय की जो सीमा है उसको देखते हुए हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे। उससे पहले आप लोगों से हम रिकमेंडेशन का राउंड पूरा कर लेते हैं। अनिल, आपका रिकमेंडेशन क्या है इस बार? मैं इस बार एक फ़िल्म की सिफारिश करूंगा जो मैंने हाल ही में देखी है। तो ये पुरानी फिल्म, कनू बहल की बनाई हुई फिल्म है तितली, लेकिन मैंने उसे देर से देखा। तो मैं उसे रेकमेंड ये कर रहा, इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि इन दिनों हमारे देश में जो परिदृश्य है कि मंदी है, उद्योग धंधे तबाह हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम पे है जी, और ऐसे में यूथ का अपराध की तरफ जाना कोई अजीब बात नहीं है। तो इस फिल्म की कहानी में भी 3 भाई हैं जो अपराध में गए, लेकिन ये जो अपराध है वो एक ऐसी हृदयहीन, एक ऐसी शुष्क, एक ऐसी क्रूएल दुनिया की झांकी दिखलाता है कि जहाँ जिस पर किसी का किसी पे यकीन नहीं है, और सब कुछ एक अजीब सा, एक पाशविक जानवर वाली इंस्टिंक्ट से संचालित हो रहा है। तो ये जो फ्यूचर है ये हमारे भी दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इसलिए तितली को देखा जाना चाहिए। प्रकाश, आपका रिकमेंडेशन? मैं थोड़ा पॉजिटिव सेंस में एक फिल्म देखने की सलाह दूंगा लोगों को। वो फिल्म है, वर्मन की अभी ताज़ा आई है, कलंक। कि जब आप बहुत बेचैन हों, जब बहुत परेशान हों, आप बहुत गहरी चिंता और अवसाद में हों, तो डॉक्टर हमेशा कहता है कि फल फ्रूट खाओ, अच्छा सोचो, घूमो फिरो, पार्क में जाओ, सुंदर चीज़ें देखो, ताज़ी हवा लो। कलंक जो है कहानी के सेंस में और एस्थेटिक्स के सेंस में ताज़ी हवा तो नहीं है, लेकिन वो इतना भव्य है, इतना सुंदर बनाया है, और लगभग 2.25 घंटे की फिल्म है, 3.25 घंटे की या 2 घंटे 48 मिनट की फिल्म है, और बहुत धीरे धीरे कहानी बढ़ती है। लगता है कि जैसे कोई 1960 की कोई सोशल मेलोड्रामा आप देख रहे हो। 10 गाने हैं और कमाल का पिक्चराइजेशन या सेट डिजाइन, एस्थेटिक्स अगर आप कहें तो एक फील गुड जो है
मेलोड्रामा वाला। हाँ, और आप जानते हैं जब आप सिनेमा देखने जाते हैं तो वो सिनेमा को कहा ही जाता है कि वो सपनों का सौदागर, वो सपनों का कारोबार है, वो एक बड़ा मिथ बेचता है, और वो क्रिकेट भी वही काम करता है और पॉलिटिक्स भी वही काम करती है। हम लार्जर देन लाइफ वाली सोसाइटी से हैं, तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी बेचैनियों से पार पाने का एक तरीका ये भी है कि बड़े कलंक देखी जाए। बहुत बढ़िया। मैं एक तो जुलियन असांज वाला मामला है जिस पर इंडिपेंडेंट में एक आर्टिकल लिखा गया जो कि प्रकाश ने ही सुझाया था कहीं पे, इसको पढ़ लिया जाए, जो स्लावोस जिजेक ने लिखा है। तो एक तो ये आर्टिकल मैं रिकमेंड करूँगा, और दूसरा न्यूज़ लॉन्ड्री की जो ग्राउंड रिपोर्ट की जो श्रृंखला चल रही है जिसमें विस्तृत डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट इन डीप वाली जो सीरीज़ है, उसमें अनुमेहा यादव की रिपोर्ट है न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी में इस हफ्ते। तो ये दो रिकमेंडेशन तो हिंदी में आपके न्यूज़ लॉन्ड्री पर शायद उपलब्ध है, जिजेक वाला वही, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों जो श्रोताओं को मैं वो रिकमेंड करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़ लॉन्ड्री पे हिंदी में वो लेखा उपलब्ध है। तो ये दोनों रिकमेंडेशन है मेरे। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे। उससे पहले आप लोगों से फिर से हम वो अपील करेंगे कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं, क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के कॉरपोरेट, किसी भी तरह के राजनीति के दबाव से भी मुक्त रहेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।